अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। मैं लाई हूं आपके लिए आज एक नया नावल जिसका नाम है रिश्ते मोहब्बत के। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं नावल का पहला हिस्सा, रिश्ते मोहब्बत के। छोड़ो बच्ची को, तुम कहाँ लेके जा रहे हो इसे? छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये लड़के कहाँ से आ गए बॉस? उन्होंने तो हमें देख लिया है, अब क्या करें? अबे छोड़ इस आफत को, गाड़ी में आकर बैठ, निकलते हैं। ओके बॉस, छोड़ दिया, चलो। साद, ज़यान, अनीक तीनों भाई दोपहर के वक्त स्कूल से वापस आ रहे थे। शदीद गर्मी की वजह से सड़क पर सन्नाटे का राज था। एक मासूम बच्ची की चीखों पुकार ने दोपहर के सन्नाटे को तोड़ा। कुछ लोग एक मासूम गुड़िया को अगवा करके ले जा रहे थे। वो नन्ही गुड़िया खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पाँव मार रही थी, शोर मचा रही थी। 15 साल साद ने ये मंजर देखा तो इस नन्ही गुड़िया को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। 13 साल ज़यान और 11 साल अनीक ने भी साद की पैरवी की। छोटी उम्र में तीनों भाइयों का कद कामत अच्छा था। साद तो अपनी उम्र से बड़ा मालूम होता था। 15 साल का होते हुए 18 साल जवान लड़का लगता था। अगवाकारों ने इन तीनों को आता देखा तो बच्ची छोड़कर दम दबाकर भाग निकले। गुड़िया ठीक होना, चोट तो नहीं लगी ना? साद ने इस नन्ही गुड़िया से प्यार से पूछा। भैया, वो गंदे अंकल मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। नन्ही गुड़िया ने रोते रोते जवाब दिया। नहीं नहीं गुड़िया, ऐसे रोते नहीं रहे, वो गए, अब नहीं आएंगे। अगर आए तो हम तीनों भाई मिलकर बहुत मारेंगे। चलो अब रोना बंद करो और ये बताओ, आप इतनी दोपहर में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आपके साथ कोई बड़ा क्यों नहीं है? साद ने नन्ही गुड़िया के आंसू साफ करते हुए कहा। भैया, मुझे चीज़ लेनी थी, इसलिए मैं मामा से छुप के चीज़ लेने आ गई, नन्ही गुड़िया ने जवाब दिया। देख लिया मामा से छुप के घर से निकलने का अंजाम? ज़यान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, कुछ मुझे चीज़ लेनी है, नन्ही गुड़िया ने जिद की। अच्छा गुड़िया, रोना बंद करो, हम दिला देंगे चीज़, अनीक ने जवाब दिया। भैया, कितनी क्यूट गुड़िया है ना ये? ज़यान ने नन्ही गुड़िया का गाल पकड़ते हुए कहा। हाँ, बहुत प्यारी है, चलो चीज़ दिलाए इसको पहले। साद ने नन्ही गुड़िया को गोद में लेते हुए कहा। भैया, वो गुड़िया के बाल चाहिए मुझे, नन्ही गुड़िया ने फरमाइश की। गुड़िया के बाल वो कहाँ मिलेंगे? ज़यान ने सर खुजाते हुए कहा। भैया, वो जो सामने अंकल खड़े हैं ठेले वाले, उनसे, नन्ही गुड़िया ने सामने खड़े ठेले की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ कॉटन कैंडी कहो ना, अनीक ने ठेला देखते हुए जवाब दिया। साद ने नन्ही गुड़िया को खूब सारी चीज़ें दिला दी। अब बताओ आपका घर कहाँ है? वो इस गली में, नन्ही गुड़िया ने एक गली की तरफ इशारा किया। गली में पहुंचकर साद ने घर पूछा। वो वाला है भैया, नन्ही गुड़िया ने एक घर की तरफ इशारा किया। अरे वाह, ये बराबर वाला घर हमारा है, ज़यान ने खुशी से कहा। अनीक ने बेल बजाई। आ रही हूँ, अंदर से खातून की आवाज़ आई। मेरी बच्ची। खातून ने दरवाज़ा खोला, अपनी बच्ची गैर लड़कों के हाथ में देखी तो बेताबी से इस लड़के के हाथों से अपनी बच्ची वापस ले ली। आंटी घबराए ने, हम इसे घर लाए हैं, कुछ लोग इस नन्ही गुड़िया को अगवा करके ले जा रहे थे। साथ ने खातून का डर खत्म किया। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मना भी किया था इसको बाहर जाने से, ये नज़र बचाकर निकल गई। रिक्शी बेगम, बच्ची की अम्मी, शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोली। कोई बात नहीं आंटी, आप इस नन्ही गुड़िया को हमारे घर भेज दिया करें, ये बराबर वाला घर हमारा है, ज़यान ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ बच्चों, आप लोग संभाल लोगे इसे, बहुत ज़िद्दी है ये, रक्षी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, वैसे इस नन्ही परी का नाम क्या है और ये कितने साल की है? चुप खड़े अनीक ने भी गुड़िया के मुतालिक जानकारी में इजाफा करना चाहा। बेटा, इसका नाम अलीज़े है और ये सिर्फ 6 साल की है, रक्षी बेगम ने अनीक की जानकारी में इजाफा किया। ओके आंटी, अब हम चलते हैं, मामा इंतज़ार कर रही होंगी, खुदा हाफिज़। साथ को माँ की याद आई जो घर पर इन तीनों का खाने पर इंतज़ार कर रही थी। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़। रक्षी बेगम ने तीनों भाइयों को रुखसत किया। भैया, मैं आज शाम को आपके घर खेलने आ जाऊँ? अलीज़े ने कॉटन कैंडी खाते हुए पूछा। जी गुड़िया, ज़रूर आना, हम खूब मस्ती करेंगे, ज़यान ने नन्ही अलीज़े को जोश दिलाया। ओके भैया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ गुड़िया, छोटे हैं हम, बड़े भी होंगे, फिर एक दिन एक दूसरे के भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मम्मा। साद दरवाज़ा खोलते ही माँ से लिपट गया। ये तरीका था साद का मम्मा की नाराज़गी से बचने का। साद भाई, इतना ज़्यादा मक्खन कहाँ से लाते हो? ज़यान ने साद के कंधे पर हाथ रखा। जहाँ से तुम इतनी सारी शरारतें लाते हो ज़यान। अनीक ने भी साद के दूसरे कंधे पर हाथ रखा। जितने बड़े हो रहे हो ना तुम तीनों, इतने ही शरारती होते जा रहे हो। चलो सीधा अंदर, फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर मुझे देर से घर आने की वजह भी बताना। कौसर बेगम ने लड़कों की माँ तीनों को अलग किया। ओके मम्मा, तीनों ने अपने अपने कमरे की राह ली। इस घर में 4 कमरे थे, अफराद भी 4 ही थे, 3 भाई, एक इनकी माँ वालिद वफात पा चुके थे। कौसर बेगम पढ़ी लिखी थी, शोहर की वफात के बाद उन्होंने घर चलाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर का शोबा इख्तियार कर लिया और साथ तीनों लड़कों की मिसाली तालीम और तरबियत की। तीनों लड़के बहुत लायक थे, साथ अपने छोटे भाइयों पर जान छिड़कता था। ज़यान और अनीक भाई का साया बन के रहते थे। मोहब्बत, इखलाक, इज़्ज़त वकार से गुंदे ये लड़के अपनी माँ के लाडले थे। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम, माफ़ कीजिए
कीजिए, मैं आपको पहचानी नहीं। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम आपके पड़ोसी अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए। आज आपके बच्चों ने मेरी बेटी को बचाया था। रक्षी बेगम ने पहलू में खड़ी अलीज़े को सामने किया। अच्छा अच्छा, आप बच्चों ने मुझे बताया था, आए आप अंदर, कौसर बेगम ने खुशदिली से कहा। जी आओ अलीज़े। रक्षी बेगम अलीज़े का हाथ पकड़े अंदर आ गई। माशाल्लाह, आपकी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी। कौसर बेगम ने अलीज़े की कॉटन कैंडी जैसे रुखसार बारी बारी चूमे। जी बस, ऊपर वाले ने मेरी बच्ची को बनाया ही ऐसे है, हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। रक्षी बेगम ने अपनी कांच की सी देखने वाली बेटी को देखा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ इस रब की, इसने मेरी गोद खाली नहीं रखी। कौसर बेगम ने आजिज़ी से कहा। जी मुझे भी ये रहमत हमारी शादी के 10 साल बाद अता हुई है। मेरे शौहर बड़े सब्र वाले हैं, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने इस रब से आखिरकार हमें अपने सब्र का अजर हमारी बेटी के रूप में मिल गया। रक्षी बेगम ने अपनी आप बीती सुनाई। तीनों भैया कहाँ हैं? अलीज़ा इनकी बातों से बोर हो गई थी। बेटा वो कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, चलो आपको ले चलूँ, कौसर बेगम ने प्यार से कहा। वो आप मुझे कोई मदरसा और अच्छा ट्यूशन बता दें अलीज़ा के लिए, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, स्कूल में तो मैंने लगा दी है, बस ट्यूशन मदरसे का मसला है। रक्षी बेगम ने अपना मसला कौसर बेगम के गोश गुजार किया। तो आप परेशान क्यों होती है? इस नन्ही गुड़िया को तो मेरा साथ पढ़ा देगा, ज़यान अनीक को भी वो ही पढ़ाता है, यहाँ पर खेल भी लिया करेगी और पढ़ भी लिया करेगी। कौसर बेगम ने रक्षी बेगम को फ़ौरन मसला हल किया। चलें ठीक है बहन, फिर संभालें आप इसको, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। रक्षी बेगम ने वापसी की राह ली। ठीक है बहन, फिर आइएगा, कौसर बेगम ने खुशदिली से कहा। जी ज़रूर। अलीज़े गुड़िया तंग नहीं करना किसी को। रक्षी बेगम नन्ही गुड़िया को तंबी करना नहीं भूली। जी मामा, नहीं करूँगी किसी को तंग। अलीज़े मुस्कुराई। भैया मैं आ गई। अलीज़े ने साथ के कमरे में दाखिल होते ही अपने आने की इत्तला दी। तीनों भाई पढ़ने में मसरूफ़ थे। नन्ही गुड़िया को देखकर खिल उठे। भाई आज तो छुट्टी दे दे, मुझे नन्ही गुड़िया के साथ खेलना है। ज़यान ने पहली फुर्सत पढ़ाई से जान छुड़ानी चाहिए। जी भाई आज दे देना छुट्टी प्लीज़। अनीक ने भी छुट्टी की दरखास्त दी। बेटा आज दे दो छुट्टी, कल से गुड़िया और इन दोनों को साथ पढ़ाना। गुड़िया की मम्मा से मैंने बात कर ली है, ये भी कल से यही पढ़ेगी। कौसर बेगम का भी वोट मिल गया तो अब छुट्टी लाजमी है। चलें ठीक है, सबकी ही मर्जी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। साद ने छुट्टी की दरख्वास्त कबूल कर ली। भैया की छुट्टी हो गई, अब हम खेलेंगे। अलीज़े ने खिलखिलाकर तालियों की सर बजाई। इस दिन वो तीनों भाई नन्ही अलीज़े के साथ बचपन में पहुँच गए थे। पूरे दिन खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद नन्ही अलीज़े थक कर सो गई थी। साद को ही इसे गोद में उठाकर इसके घर छोड़ के आना पड़ा। कुछ ही दिनों में नन्ही गुड़िया तीनों भाइयों से घुल मिल गई थी। लगता ही नहीं था अलीज़े रक्षी बेगम की बेटी है या कौसर बेगम की। कौसर बेगम की तीनों लाडलों की लिस्ट में अब एक लाडले का इजाफा हो गया था। दोनों घर एक ही लगते थे। आपस की मोहब्बतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। अलीज़े की आधी तरबियत रक्षी बेगम के घर हो रही थी तो आधी कौसर बेगम के घर। साद ने भी अलीज़े को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। हर क्लास में अलीज़े पोजीशन लेती थी। अलीज़े के सोने के बाद इसे गोद में उठाकर घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी साद की थी। ज़यान नन्ही गुड़िया के लिए किसी भी लड़ने को तैयार रहता। हफ्ते महीने में कोई न कोई औरत अपने लाल का लाल मुंह लेकर लाल करने वाले के घर पर खड़ी होती, यानी ज़यान के घर। ज़यान से वजह पूछी जाती तो एक ही होती थी, गुड़िया को तंग कर रहा था ये बच्चा, इसलिए मैंने मारा। फिर सास से पिटाई भी लगती थी। ज़यान नन्ही अलीज़े के लिए वो भी खुशी खुशी खा लिया करता था। अनीक गुड़िया का सेंटा क्लॉज था, वो जो मांगती भागा भागा ले आता, चाहे खुद की सारे पॉकेट मनी की कुर्बानी देनी पड़े। अलीज़े सबकी जान थी। वो नन्ही गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। नन्ही गुड़िया को लोगों को देखने का नजरिया बदल रहा था, क्योंकि वो हर वक्त साथ ज़यान अनीक तीनों में से किसी न किसी के साथ पाई जाती थी। गली की औरतें अलीज़े को इनके साथ देखकर तौबा तौबा करती आगे बढ़ जाती। अलीज़े ये सब देखकर भाइयों का मुंह तकती, वो मुस्कुरा कर इसे बहला देते। वो मासूम सी गुड़िया बहल भी जाती थी। हाय हमारी छिपकली आ गई क्या? अनीक भाई मैं कहाँ से छिपकली नजर आ रही हूँ आपको? अरे छोटी, ये छिपकली नहीं बंदरिया है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। चुप करो तुम दोनों, ये ना छिपकली है ना बंदरिया। साद ने अलीज़ा के कंधे पर बाजू फैलाई। बस मेरे साथ भाई आगे, अब पता चलेगा दोनों को। अलीज़े खुश हुई। ये तो चुड़ैल है। साद ने अपनी बात पूरी की। तीनों भाइयों ने एक साथ कहका लगाया। अलीज़ा मुंह खुले हैरत के समंदर में गोता खा रही थी। साद ने भी इसे चुड़ैल कह दिया, जो हमेशा इनकी शरारतों से अलीज़े को बचाता था। जाइए, मैं आप तीनों से बात ही नहीं करती, जा रही हूँ मैं घर। अलीज़े को तीनों भाइयों के कह के हजम नहीं हुए। अलीज़े रुख मोड़कर मुंह बनाए राहदारी की तरफ चल दी। अरे अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तीनों भाई कान पकड़े अलीज़े के सामने खड़े थे। तीनों को कान पकड़े देखकर अलीज़ा का कहका हवा में बुलंद हुआ। ठीक है ठीक, मैंने माफ़ किया। अलीज़े अपनी हंसी को ब्रेक लगाया। तीनों भाई बहन के खुश होने पर खुश थे, लेकिन ये मंजर देखकर सामने खड़ी साइमा जलकर खाक हो गई थी। चलो गुड़िया, जाकर मम्मा के साथ मिलाद में बैठो, हम खाने का इंतज़ाम देख कर लें। साथ को खाने के इंतज़ाम की फिक्र हुई। जी भैया। अलीज़े ने मिलाद की तरफ रुख किया, जहाँ नात को अपनी आवाज़ का सैर सब पर फूंक रही थी। आज कौसर बेगम के शोहर की बरसी थी, तीनों बेटों ने मिलाद का एहतमाम किया था। रिश्तेदार तो थे नहीं, कोई सब महल्ले वालों को बुलाया था, जिसमें एक साइमा भी थी, जो हमेशा से अलीज़े से जलती आई थी। वजह यह थी कि
साथ साइमा को मुंह नहीं लगाता था, लेकिन अलीज़े से बहुत मोहब्बत करता था और साइमा के बकौल साइमा साथ से बहुत मोहब्बत करती है। वो तीनों तो चले गए। साइमा ने अलीज़े पर अपने तानों के तीर चलाने शुरू कर दिए। हेलो अलीज़े, कैसी हो? जी साइमा आपी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? तुम्हारे होते हुए मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? आखिर तुम चाहती क्या हो? साथ का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? ज़यान और अनीक है ना तुम्हारे लिए, इनके साथ अफेयर चलाओ ना, मेरे साथ को तो बख्श दो। साइमा ने 16 साल मासूम से अलीज़े पर अपना गुस्सा निकाल दिया। आप ये क्या कह रही हैं? आप वो तीनों भाई हैं मेरे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अलीज़े की हिरनी जैसी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हें तो मैं साइमा, खबरदार मेरी गुड़िया के बारे में एक लफ्ज़ भी और गलत निकाला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, वरना मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू लाने वाले को मैं बख्शता नहीं हूँ। जिसके लिए तुम्हें बुलाया है ना, जाकर वही करो। साद ने मिनटों में अलीज़े का बदला लिया और साइमा की खूब इज्जत अफजाई की। साद किसी काम से घर में आया था। साइमा की बातें सुनकर साद से बर्दाश्त नहीं हुआ और साइमा का गुस्सा साइमा पर ही उतारा। साइमा ने वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी वो मुंह के जाविये बिगाड़ती वहाँ से चली गई। गुड़िया, जी भैया, मैंने क्या सिखाया है? हमेशा बुरे लोगों की गलत बातों पर अपने ये कीमती मोती ज़ाया नहीं किया करो, और वैसे भी ये मोती तुम्हारी रुखसती के वक्त काम आएंगे। साद ने अलीज़े को बहलाया। हमेशा की तरह वो बहल भी गई। भैया, मुझे नहीं जाना रुखसत होकर, मैं तो आपके साथ रहूंगी हमेशा। अलीज़े ने साद के हाथ में हाथ डाला। अच्छा भाई, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, चलो अब मम्मा के पास। साद ने हार मान ली। ओके भैया। अलीज़े मिलाद सुनने चली गई। साद अपने काम से चला गया। साद तो लिखा किस्मत में हमारा, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद ये यहाँ कब आकर सोई? मैं तो समझ रहा था ये घर भर चली गई। अपने हरे रंग की पटियाला शलवार पर लाल कुर्ती, गले में नेट का दुपट्टा, होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक व अपने चेहरे पर सारे जहाँ की मासूमियत सजाए बेखबर साथ के कमरे में सो रही थी। महफिल मिलाद खत्म हो चुकी थी। लोग अपने घरों को लौट गए थे, पर अलीज़े ने अपने घर जाने की जहमत नहीं की थी। वो थक गई थी, नींद भी बहुत तेज आ रही थी। जिसका कमरा मिला वहीं जाकर सो गई। सब समझ रहे थे वो घर चली गई, पर वो अलीज़े ही क्या जो साद के बाजू में घर ना जाए। साद अलीज़े को उठाने के इरादे से आगे बढ़ा। 26 साल साद 16 साल अलीज़े के हुस्न के शहर में खो गया। बेखुदी में साद ने अलीज़े के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किया। अलीज़े किस्मसाई। साद अलीज़े के शहर से वापस आया और अपना हाथ खींच लिया। ये मैं क्या कर रहा था? ये लड़की पिटवाएगी मुझे मम्मा से। अलीज़े उठो, चलो तुम्हें घर छोड़कर आऊँ। साद ने बाजू हिलाया। अलीज़े का सोने देना साद भाई। अलीज़े नींद में ही बड़बड़ाई। मुझे भी सोना है ना, उठो, चलो अपने घर जाओ यार, साद ने थके थके लहजे में कहा। अलीज़े पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेसुध सोती रही। साद से मजीद बर्दाश्त न हुआ। इसने अलीज़े के दोनों बाजू से पकड़कर उठाकर बिठा दिया। अलीज़े ने मंदी मंदी आंखें खोली। चलो उठो, घर छोड़कर आऊँ। साद ने अलीज़े को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। एक हाथ इसकी गर्दन से गुजार कर कंधे पर रखा, एक हाथ इसके बाजू पकड़ा और अलीज़े को खुद से लगाए कमरे से बाहर निकल गया। अलीज़े का सर साद के कंधे पर था। यार अलीज़े, बहुत तंग करती हो तुम मुझे, मार खाओगी किसी दिन मेरे हाथों। साद ने खफकी दिखाई। आप अपनी गुड़िया को मारेंगे? अलीज़े ने हल्की हल्की आंखें खोलकर कहा। तुम सीधी हो जाओ ना, नहीं तो नाली में फेंक दूंगा तुम्हें, साद ने मसनूई गुस्से से कहा। अलीज़े के लिए गुस्सा काफ़ी था। वो फ़ौरन सीधी हो गई। साद कभी कभी इस पर गुस्सा नहीं करता था। साद गुस्सा ही नहीं आता था, जब आता तो बहुत तेज़ आता था। वो अलीज़े को डराकर खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए साद अलीज़े पर मसनूई गुस्सा करता था। वो चुड़ैल से दिल की मालिक साद के इतने से गुस्से पे भी डर जाती थी। आंटी, दरवाज़ा खोलें, आपका सामान आया है, साद ने डोर बेल बजाते हुए कहा। अलीज़े हल्की सी मुस्कुराई। साद बेटा, कौन सा सामान? रक्षी बेगम ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा। आंटी, ये सामान। साद ने बराबर में खड़ी अलीज़े की तरफ इशारा किया। अलीज़े, मैं तो समझ रही थी तुम सो रही हो अपने कमरे में। रक्षी बेगम ने अलीज़े को डांटा। आंटी, ये सो रही थी मगर मेरे कमरे में। मैं आप अंदर ले जाएं इसे, कहीं गली में ना सो जाए। साद ने ऊँगती हुई अलीज़े को देखते हुए कहा। चलिए जी बेटा, चलो अलीज़े आ जाओ। रक्षी बेगम ने बेटी को घर में लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। साद ने भी घर की राह ली। साद अपने बेड पर लेटे, इसे अपने बेड से अलीज़े की खुशबू आई और वो मुस्कुराता हुआ आंखें मूंद गया। मोहब्बत की इब्तिदा हुई है, इश्क का मिलन बाकी है अभी। साद मर्दाना वजाहत का भरपूर, ब्राउन आंखें, ब्राउन बाल, खड़ी नाक, चौड़ा सीना, गंदमी रंगत, लंबा कद, बिलाशुबा वो एक हसीन मर्द था। यही वजह थी कि साइमा इसके पीछे दीवानी थी। ज़यान भी कुछ कम नहीं था। तीनों भाइयों में एक बात मुश्तरक थी, तीनों की आंखें ब्राउन थी, जो इनकी खूबसूरती में और इजाफा करती थीं। ज़यान भी सास से कुछ मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन लंबा कद, चौड़ा सीना, गंदमी रंगत, काले बाल। ज़यान भी हुस्न में कम किसी से कम नहीं था। अनीक अपने दोनों भाइयों से छोटा था, पर खूबसूरत वो भी था। कसरती जिस्म, ब्राउन बाल, बड़ी बड़ी पलकें, खड़े नैन नक्श, कम तो वो भी नहीं था किसी से। अलीज़े चिड़िया से दिल की मालिक, हरनी जैसी खूबसूरत आंखें, दूधिया रंगत, लंबे घने सुनहरे बाल, दरमियाना कद, रुई जैसे गुलाबी गाल, पतले पतले होंठ। अलीज़े को अगर बारबी डॉल से मिलाया जाए तो गलत ना होगा। साथ भाई, चले ना मेरे साथ, प्लीज़ चले ना। गुड़िया, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, तुम ज़यान या अनीक के साथ चली जाओ। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, ये लोगों को छेड़ते हैं, वहां जाकर मजाक बनाते हैं लोगों का। आप चले ना प्लीज़। मुझे डॉक्यूमेंट्स में या फॉर्म में कोई मसला हुआ तो आप मदद कर देंगे ना? ये दोनों नहीं करते, प्लीज़ चलें मेरे साथ कॉलेज। झूठी कब छेड़ा हमने? अनीक को अपने ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़यान की
ज़यान की जान बसती थी अलीज़े में, खामोश खड़ा मुस्कुराता रहा। जब मैं मैट्रिक की मार्कशीट लेने गई थी तब आपके साथ मेरे साथ जो लड़की खड़ी थी इसको क्या बोला था आपने? अलीज़े ने अनीक को इसका जुर्म दिलाया। क्या बोला था बताना ज़रा? अनीक ने भी आगे बढ़कर कहा। आपने कहा था तैयार तो ऐसे होकर आई है जैसे मार्कशीट लेने नहीं अपने बाप के वलीमे में आई है, और पीछे खड़ा इसका बाप सब सुन चुका था, जो पुलिस वाला भी था। मैं सॉरी ना कहती तो उठाकर जेल में डाल देता आपको। वो अलीज़े ने पूरा वाक़या बयान किया। हाँ तो तुम्हारी तैयारी देखी थी इसके पहले तो मुझे शुबा हुआ था कि इस पर कहीं ख्वाजा सरा तो नहीं, पर गौर करने पर मालूम हुआ वो बहुत सारा मेकअप थोपी हुई एक लड़की है। अनीक ने भी अपनी कई बात की तशरीह कर दी। अनीक और अलीज़े की लड़ाई को साद और ज़यान खूब इंजॉय कर रहे थे। कौसर बेगम बहुत देर से ये सुबह सुबह का शोर बर्दाश्त कर रही थी। किचन से बाहर निकल आई। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने सुबह सुबह? साथ चलो, अलीज़े को ले जाओ, कॉलेज के एडमिशन की डेट ना निकल जाए। ज़यान चलो ऑफिस जाओ, अनीक चलो यूनिवर्सिटी के लिए निकलो। कौसर बेगम ने सबको रवाना होने का हुक्म दिया। चलो गुड़िया, साद ने अलीज़े को चलने का इशारा किया। चलें। अलीज़े ने भी साद के पीछे पीछे कदम बढ़ाए। अलीज़े जैसे ही कार में बैठी साद ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा। अबाया कब लोगी? तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है बड़ी हो गई हो, अबाया पहना करो। साद को अलीज़े पर लोगों की हवस भरी नज़रें चुभती थी, इसलिए हमेशा इसको अबाया का कहता रहता था। जी भाई ले लूँगी, आप चले ना, देर हो रही है। अलीज़े मनमनाई। साद ने सन ग्लास आंखों पर सजाई, गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अनीक और ज़यान भी अपनी अपनी बाइक्स पर निकल गए थे। साद और अलीज़े अभी कॉलेज से वापस आए थे। सामने का मंजर देखकर साद तो सांस लेना भूल गया था। अलीज़े अपने जलते हुए घर को देखकर धाड़े मार मार कर रो रही। अलीज़े की आवाज़ साद के कान में पड़ी तो उसे होश आया। इसने फ़ौरन अलीज़े को संभाला जो अपने जलते हुए घर की तरफ जा रही थी। भैया मेरे मम्मा पापा के पास जाना है, छोड़े मुझे भैया, जाने दे मुझे। अलीज़े बातों से निकली जा रही थी। साद को इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। साद ने रोती हुई लिखते अलीज़े को अपनी सीने से लगा लिया। बस गुड़िया बस, भैया मैं अकेली हो गई, मेरा कोई नहीं रहा, मुझे भी मार दो, मैं क्या करूँगी जीकर। अलीज़े साद की बाहों में कैद थी। साद इसको दिलासे दे रहा था। फायर ब्रिगेड ने वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। साद और अलीज़े का घर तो बराबर था, पर दरमियान में मोटी दीवार होने की वजह से साद का घर महफूज रहा। ज़यान और अनीक अलीज़े को घर में ले गए थे। वो रह रहकर निढाल हो गई थी, आंखें सुर्ख हो गई थी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस मासूम को सब्र भी आता तो कैसे आता? इसके दो ही रिश्ते थे पूरी दुनिया में, वही सहारा थे इसका। वो यतीम हो गई थी, माँ का साया सर पर से उठ गया था। कौसर बेगम ने एक माँ की तरह अपनी लाडली को संभाला, इसे अपनी ममता भरे आगोश में लिया। साथ ज़यान अनीक अपनी नन्ही गुड़िया को रोते बिलखते देखे तो उनकी आंखों में भी नमकीन पानी जमा हो जाता। ज़यान तो अलीज़े की हालत देख देख के निढाल हो गया और साथ ही गले रख के फूट फूट के रो दिया। भैया मेरी गुड़िया टूट गई, भैया मेरी गुड़िया मुझसे नहीं देखी जाती, इसकी ये हालत। खुद को संभालो, जवान मर्द होकर रो रहे हो। तुम तो कहते हो थे गुड़िया के हर मुश्किल वक्त में इसकी ढाल बनकर रहूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब वो मुश्किल में है तो इसके पास जाओ, सहारा दो, इसे चुप कराओ, इसे एहसास दिलाओ इस दुनिया में वो अकेली नहीं है, हम है ना इसके अपने साथ। ने छोटे भाई को दिलासा दिया। अलीज़े की वालिदैन की वफात को 2 दिन गुजर गए थे। अगले आग 2 लोगों की जान लेकर खामोश हो चुकी थी। पुलिस भी अपना काम करके चली गई थी। घर में आग लगने की वजह गैस सिलेंडर था। अलीज़े के माँ बाप के झुलसे हुए जिस्मों को दफना दिया गया था। अलीज़े को कौसर बेगम ने अपने पास ही रख लिया था। वो मासूम जाती भी कहाँ, इसका कोई नहीं था। रक्षी बेगम अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। इनकी माँ की भी वफात हो चुकी थी। अलीज़े के वालिद का भी कोई नहीं था। कौसर बेगम और उनकी तीनों बेटे ने अलीज़े को संभाला। इस बुरे वक्त में इन लोगों ने इसका अकेला नहीं छोड़ा। अलीज़े के वालिदैन की वफात को 1 महीना गुजर गया। अब वो काफ़ी संभल चुकी थी, बस हंसती बोलती थी कम थी। ज़यान इसको हंसाता भी तो कभी हंस देती, कभी रोने लग जाती। वो कभी किसी भाई के साथ बाहर भी निकलती तो औरतें एक दूसरे के कानों में घुस जाती या इस मासूम बेसहारा पर ताने कसती। साथ दूसरे से देखता तो खामोशी से निकल जाती थी। कौसर बेगम में इनके इल्म में भी लोगों की सारी बातें थी। इनके घर के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। 3 जवान लड़के, एक जवान लड़की, अंदर ही अंदर क्या कुछ होता है हमें क्या मालूम। लोगों की बातें सुनकर कौसर बेगम परेशान हो गई। आज वो एक मौलवी साहब के घर आई थी इस मामले का हल निकालने। वो अपनी चारों बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी, इनकी यूं बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। बहन बताएं कैसे आना हुआ? मौलवी साहब मैं आपसे एक अहम मसला दरियाफ्त करने आई हूँ, मुझे इसका हल बताएं। हाँ बहन बोलो क्या मसला है? मौलवी साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। मौलवी साहब 1 महीना पहले जो हादसा हुआ इससे तो आप भी वाकिफ़ ही हैं। इनकी जो बेटी थी वो हमसे बहुत ज़्यादा मानूस थी, हमारे अलावा इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं, तो मैंने इस को बेटी बनाकर अपने पास रखा हुआ है। मेरे तीनों बेटे भी बहन मानते हैं इसे, मगर लोग इनकी बातें इस बच्ची को सुकून से जीने नहीं देती। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौसर बेगम ने सारी बात मौलवी साहब की गोश गुजार की। बहन ये तो अच्छी बात है, आपने एक बेसहारा बच्ची को सहारा दिया, मगर इस दुनिया के कानून के मुताबिक आपको ऐसे नहीं रख सकती। कल को किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, आपने एक लड़की को कैद किया हुआ है, तो आप क्या करेंगी? आपका तो कोई रिश्ता नहीं इससे, आपको इसको कानूनी तौर पर अपनी बेटी बनाने के लिए कागजी कार्रवाई का सामना करना होगा, मगर इन कामों में काफ़ी पेचीदगियाँ पेश आती हैं। और दूसरा हल ये है कि कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दें। मौलवी साहब ने 2 हल रखे कौसर बेगम के सामने।
मौलवी साहब वो तो बहुत छोटी है, 16 साल की तो है बस। वो इसको तो इतनी अकल भी नहीं है कि सादी सी है। कौसर बेगम ने अपना खदशा बयान किया। बहन बच्ची मैंने देखी है, मासूम सी है, लेकिन बहन 16 साल उम्र नहीं होती। आप अल्लाह का नाम लेकर कर दो शादी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मौलवी साहब ने जवाब दिया। ठीक है मौलवी साहब, आप कोई लड़का बता दें, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। कौसर बेगम ने राजी होते हुए कहा, बहन मेरा तो एक ही लड़का है, वो भी शादीशुदा है, और लड़का ढूंढ 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 क्यों रही हैं? आपके घर में माशाल्लाह तीन तीन लायक फाइक लड़के मौजूद हैं, इनमें से किसी एक से कर दो, बच्ची भी आपके पास ही रहेगी, और फिर इतनी जल्दी में कोई अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। मौलवी साहब ने कौसर बेगम की परेशानी का हल पेश किया। लेकिन मौलवी साहब वो तीनों तो इसको बहन मानते हैं, मैं कैसे राजी करूंगी इनको? कौसर बेगम परेशान हुई। बहन आपके लड़कों का इस बच्ची से खून का रिश्ता नहीं है, मुंह बोली बहन है, इससे तो शादी हो सकती है। और जहाँ तक इनके राजी होने की बात है, तो वो बच्चे मेरे सामने ही जवान हुए हैं, और आज तक मैंने इनको आपकी कोई बात टालते हुए नहीं देखा। आप तीनों लड़के बहुत फर्माबरदार हैं, आप कहेंगी तो मान जाएंगे। मौलवी साहब ने कौसर बेगम को परेशानी से निकाला। ठीक है मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना वक्त दिया और मेरे मसले का हल भी बताया। कौसर बेगम आखिरकार मौलवी साहब की सारी बात समझ ही गई। नहीं बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। मौलवी साहब कौसर बेगम घर के लिए रवाना हो गई। मम्मा कहाँ गई थी आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। साद ने माँ को खुद से लगाते हुए कहा। अरे बेटा काम से गई थी, ये बताओ तुमने खाना खाया? कौसर बेगम ने प्यार से कहा। आपके बगैर खा सकते हैं क्या खाना? ज़यान अनीक ने यकजुबान होकर कहा। अच्छा चलो मैं लगाती हूँ खाना। अलीज़े कहाँ है? कौसर बेगम को अलीज़े की फिक्र हुई। मम्मा इसे सुला दिया मैंने, इसके सर में दर्द था तो मैंने दूध से टैबलेट खिलाकर इसे सुला दिया, साद ने जवाब दिया। अच्छा चलो अच्छी बात है, मुझे भी तुम तीनों से ज़रूरी बात करनी थी, जो इसके सामने नहीं हो सकती थी। कौसर बेगम ने तीनों को हैरान कर दिया। ऐसी क्या बात है मम्मा जो अलीज़े की गैर मौजूदगी में करनी है आपको? ज़यान ने सवाल किया। पहले खाना खा लो फिर करेंगे बात। कौसर बेगम किचन में चली गई। भाई आपको मालूम है इस बारे में कुछ? अनीक ने दिल में आया सवाल पूछा। नहीं छोटे, मुझे नहीं मालूम कुछ, साद ने लाइल्मी का इजहार किया। तीनों सर झटक कर खाना खाने चले गए। खाना भी तीनों से ठीक से नहीं खाया गया। जल्दी जल्दी खाना खाकर तीनों माँ का इंतजार करने लगे। कुछ देर में कौसर बेगम भी बर्तन धोकर आ गई। तीनों भाई बुरी तरह अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हुए। मम्मा क्या बात है बताएं, साद ने बात का आगाज़ किया। साद, ज़यान, अनीक, तुम तीनों को अच्छी तरह मालूम है अलीज़े जब से हमारे घर आई है लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मम्मा ठीक कह रही हैं आप, मैंने भी बहुत बातें सुनी हैं। साद ने भी माँ की बात को समझ कर जवाब दिया। इसी सिलसिला में मैं मौलवी साहब के पास गई थी, उन्होंने मुझे इसका हल अलीज़े की शादी बताया है। इज़्ज़त से वो बच्ची अपने घर की हो जाएगी और हमारे घर पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों के मुँह बंद हो जाएंगे। कौसर बेगम ने बात मुकम्मल करके तीनों बेटों को देखा। तीनों सख्ती की हालत में बैठे माँ को देख रहे थे। बच्चों ऐसे मत देखो, मैं जो कह रही हूँ अलीज़े की भलाई के लिए कह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम तीनों में से कोई एक इससे शादी कर लो, घर की बच्ची घर में रहेगी। कौसर बेगम ने अपने लाडलों पर एक और बम फोड़ा। मम्मा ये सब क्या कह रही हैं आप? वो भी छोटी है बहुत, और हम में से कोई शादी कर ले, आप तो अच्छी तरह जानती हैं हम इसको अपनी छोटी बहन मानते हैं। ज़यान को गुस्सा आ गया था। हाँ मम्मा, ज़यान सही कह रहा है, बिल्कुल आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अनीक ने भी ज़यान की बात की तायीद की। साथ ज़बान पर कुफल लगाए माँ को देख रहा था, इसके दिमाग ने तो जैसे काम करना छोड़ दिया था। बस करो तुम लोग, देखो मैं एक जवान लड़की को बिना रिश्ते के घर में नहीं रख सकती। तुम तीनों भी जवान हो, शैतान को जवान लड़के लड़कियों पर हावी होने में देर नहीं लगती, और मैं अपने घर की मजीद बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तीनों को मेरा यह फैसला मानना होगा। कौसर बेगम ने अपने लाडलों को गुस्सा दिखाया। ठीक है मम्मा, अनीक से कर दें अलीज़े की शादी, अनीक सबसे छोटा है, अलीज़े के साथ रहेगा। साद ने कुफल तोड़ा पर खुश अब भी नहीं था। अनीक ज़यान मुंह खोले साद को तक रहे थे। साद ने इतनी बड़ी बात किस जबत से कही वही जानता था। नहीं साद, मैंने सोच लिया, अलीज़े की शादी मुझे किससे करनी है। आज शुक्र, अनीक का रोका हुआ सांस बहाल हुआ। तो क्या आप मुझसे शादी करवाने का सोच रही हैं? नो मम्मा, मैं तो इससे दिल से बहन मानता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ज़यान ने भी शादी से इनकार कर दिया। अनीक के पास कोई जॉब नहीं, ये खुद पढ़ रहा है, ये शादी की जिम्मेदारियाँ कैसे उठाएगा? ज़यान बड़ा तो हो गया है, पर इसकी शरारतें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। समझदारी का तो इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। साथ तुम समझदार भी हो, बड़े भी हो, सबसे ज़िंदगी की ऊंच नहीं समझते हो, और ईजी की जो हालत है इस वक्त, इसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है जो सिर्फ तुम बन सकते हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसकी शादी तुमसे करूँगी। कौसर बेगम ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया। ज़यान और अनीक साद की शक्ल देखकर हंसी दबाकर बैठे थे। भाई शादी मुबारक हो। ज़यान ने साद को छेड़ा। चुप करो तुम, साद ने ज़यान को घूरा। मैं नहीं करूँगा ये शादी मम्मा, ये जुल्म है इसकी साथ, छोटी है वो बहुत मुझसे, मैं 26 साल का हूँ, वो सिर्फ 16 साल की है। साद ने माँ को अपने और एलिज़े के बीच का फ़र्क बताया। कोई बात नहीं बेटा, उम्र से कुछ नहीं होता, लड़का उम्र में बड़ा हो तो चल जाता है, और जुल्म कैसा इस पर तो, और तुम कोई बूढ़े तो नहीं हो, माशाल्लाह से जवान हो, खूबसूरत हो, कोई बुरी आदत नहीं तुम में, जॉब भी अच्छी है। कौसर बेगम ने साद को समझाया। मम्मा प्लीज़, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है, मैंने इसको अपने हाथों से पाला है, खिलाया है, घुमाया है, मैं कैसे कर लूँ इसे शादी? साद माँ के सामने बेबस हुआ। अनीक ज़यान अपनी हंसी दबाकर बैठे थे, क्योंकि वो दोनों तो अपनी बहन के भाई बन गए थे, लेकिन साद फंस गया था जिसके बचने की कोई चांस नहीं थे। इनकी माँ साद की शादी करवा के ही दम लेंगी। बेटा मुझे मालूम है तुमने पाला, इसे खिलाया घुमाया इन हाथों से, और तो इसकी तरबियत भी तुमने की है, इसको अपने जैसे साबिर वफादार समझदार
बनाया है और अब तुम ही इसके जीवन साथी बन जाओगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर तुम अब भी रजामंद नहीं हो तो कोई लड़का ढूंढो अलीज़े के लिए, मैं इस बच्ची को इज्जत से रुखसत कर दूंगी। अब शादी के बाद इसके साथ जो भी हो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। सास इससे सारे काम करवाए, नंदें चाहे अच्छी हो या बुरी, शोहर भी प्यार करे ना करे, जो भी हो इस मासूम के साथ इसके जिम्मेदार तुम होगे। साथ कौसर बेगम ने साथ को इमोशनल ब्लैकमेल किया। ठीक है मम्मा, मैं राजी हूँ, साथ ने जवाब दिया और उठकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया। वाह मम्मा, क्या ब्लैकमेल किया आपने भाई को, फौरन मान गए। ज़यान ने माँ को दाद दी। हम दूल्हा को तो मैंने मना लिया, लेकिन दुल्हन को तुम दोनों मनाओगे। कौसर बेगम ने अलीज़े को मनाने की जिम्मेदारी अनीक ज़यान पर डाल दी। मम्मा, हम कैसे मनाएंगे इसको। अनीक ने हैरानगी से माँ को देखा। मुझे नहीं मालूम कैसे मनाओगे, कैसे भी करके कल का दिन है तुम दोनों के पास बस। कौसर बेगम ने जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चल दी। यार भाई, कैसे मनाएंगे इसे, अनीक ने ज़यान से पूछा। छोटे तो इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, मेरी गुड़िया को मनाना नहीं बहलाना पड़ता है। ज़यान ने आंख दबाते हुए कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अनीक के सर से गुजर गई ज़यान की बात। अरे छोटे, अभी सो जाते हैं, कल बात करेंगे, चल गुड नाइट। ज़यान अपनी बात कहकर अनीक का जवाब सुने बगैर अपने कमरे में चला गया। अनीक भी सर झटक कर कमरे में चला गया। ये क्या फैसला सुना दिया मम्मा ने, मैं इस छोटी सी बच्ची को अपनी बीवी का दर्जा दे पाऊंगा कैसे, वो मासूम मुझे शोहर के रूप में कबूल करेगी, मेरी कांच की गुड़िया का सामना कैसे करूंगा मैं। ऐ ऊपर वाले मेरी मदद फरमा, बस मुझे हिम्मत दे, मैं इस मासूम की तकलीफ की वजह ना बनूं बल्कि इसके मरहम बनूं जिसकी इसे ज़रूरत है। अभी साथ जब से कमरे में आया था इन्हीं सोचों में गलता था, वो अपनी गुड़िया का मरहम बनना चाहता था। इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। साथ ने सारी रात अलीज़े और अपनी बदलती ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए काट दी। जहाँ साथ शादी को लेकर फिक्रमंद था, वहाँ अलीज़े बेफिक्र होकर अपनी नींद पूरी कर रही थी, अपनी आने वाली ज़िंदगी में होने वाले बदलावों से बेखबर सो रही थी। साथ सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चला गया और वो अलीज़े का सामना नहीं करना चाहता था। अनीक और ज़यान ने आज छुट्टी की थी ताकि अपनी प्यारी गुड़िया को शादी के लिए राज़ी कर सकें। कौसर बेगम भी खुश थी, पर एक डर भी था कि कहीं अलीज़े ये ना समझे कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मगर कौसर बेगम ने सोच लिया था कि वो अलीज़े को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, कभी सासू वाला सलूक नहीं करेंगी। कौसर बेगम वैसे ही एक नरम दिल की खातून थी, इनका जाबिर सास बनना नामुमकिन था। अनीक भाई, ज़यान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं। साथ भाई को पता चला ना, दिमाग ठिकाने पर लगा देंगे आप दोनों का। और अगर मैं कहूँ कि ये बात साथ भाई के इल्म में है और वो राजी भी हैं तो क्या कहोगी तुम। अनीक ने अलीज़े की इल्म में इजाफा किया। ज़यान भाई, अनीक भाई क्या कह रहे हैं ये। अलीज़े ने ज़यान से ताहीद चाही। गुड़िया ये ठीक कह रहा है, साथ भाई राजी हैं। ज़यान ने संजीदगी से जवाब दिया। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों करवा रहे हैं मेरी शादी, वो भी साथ भाई से। अलीज़े की आंखें भीग गई थी, आंसू आंखों से फिसल कर रुखसारों का सफ़र तय करते हुए अलीज़े की गोद में गिर रहे थे। नहीं नहीं मेरी गुड़िया, ऐसे नहीं रोते। ज़यान अलीज़े के आंसू देखकर तड़प गया था। इसने फ़ौरन आगे बढ़कर अपनी गुड़िया के आंसू साफ किए, फिर हाथ का प्याला बनाकर अलीज़े का चेहरा अपने हाथों में थामा और प्यार से समझाने लगा। तुम तो हम सब की जान हो, तुम हमेशा हमें अपने पास रखना चाहते हैं, तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ये फैसला ले रहे हैं। कल को हमें तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत करना होगा ना, तो अभी कर देते हैं और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं, ताकि अगर कोई तुम्हें हमसे दूर भी करना चाहे तो ना कर सके। एक दफ़ा तुम्हारी भाई से शादी हो जाए, फिर हम खूब मज़ा करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे। साथ भाई को तो तुम बचपन से जानती हो, उनकी तरफ से तुम बेफिक्र हो, वो भी बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए राज़ी हो गए। ज़यान ने इतने प्यार से समझाया, अलीज़े दोबारा ना कह पाई। ठीक है भाई, मैं राज़ी हूँ, अलीज़े ने सर झुकाकर कहा। अनीक ने अलीज़े की बात सुनकर ज़यान को सताइशी नज़रों से देखा। अनीक को ये मिशन जितना मुश्किल लग रहा था, ज़यान ने ये मिशन इतनी आसानी से पूरा कर लिया था। ये बात हुई ना मेरी गुड़िया। ज़यान ने अलीज़े को खुद से लगाया। मैं मम्मा को खुशखबरी सुनाकर आता हूँ। अनीक कहने के साथ रूम से निकल गया। गुड़िया परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर शादी के बाद कभी भी कोई मसला हो तो मुझे बताना, चाहे भाई की शिकायत हो, तुम्हारा बड़ा भाई होने की हैसियत से मैं भाई की खबर लूंगा। ज़यान की आखिरी बात पर अलीज़े मुस्कुरा दी। आप इनकी खबर लेंगे? हाँ, तो मेरी बहन को तंग करने वाले को ऐसे ही छोड़ दूँ? हाँ, फिर बाद में मैं भले वो मेरी पिटाई लगा लें। ज़यान ने अलीज़े को हंसाना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। अलीज़े ज़ोर ज़ोर से हंस दी। आप बचपन में भी मेरे लिए मार खाते थे, इतने बड़े होकर भी खाएंगे, अलीज़े ने हंसते हंसते कहा। मेरी गुड़िया के लिए तो मैं बचपन में भी मार खाने को तैयार हूँ। ज़यान खुद भी हंस दिया। अलीज़े की भी हंसी रोकने का नाम नहीं ले रही थी। कौसर बेगम ने अलीज़े के राज़ी होने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। शाम में साथ घर आया तो इसे भी खुशी की खबर सुनाई, पर वो ज़्यादा खुश नहीं था। वो अभी तक परेशान था अपने और अलीज़े के रिश्ते को लेकर। इसको डर था वो अपनी नन्ही गुड़िया को तकलीफ ना पहुंचा दे। घर में ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। ज़यान अनीक के कामों में मसरूफ़ था। ज़यान ने तो अलीज़े के सारे कामों की शॉपिंग से लेकर पार्लर तक की एक हफ्ते बाद शादी रख ली गई। ज़यान ने अलीज़े को जो भी खर्चा था खुद किया। इसका कहना था, मेरी एक ही तो बहन है, इसकी शादी सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। साथ ने इसे कहा भी, मुझसे भी ले लो पैसे, अकेले कैसे करोगे भाई, आपकी तरह मैं भी जॉब करता हूँ, अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ मैं, और आप परेशान नहीं हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं करवा लूँगा आपकी भी जेब खाली। ज़यान ने आखिरी बात मजाकिया कही। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। साथ ने हार मान ली।
अलीज़े ने तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वो कौसर बेगम के कमरे में रहती थी, सिर्फ खाना खाने बाहर आती थी। साथ की मौजूदगी में वो भी भूल जाती थी। कौसर बेगम एक माँ की तरह इसको समझाती रहती, इसकी घबराहट, इसका डर कम करने की कोशिश करती। जब से दोनों ने शादी के लिए रजामंदी दी थी, दोनों ही ने नहीं देखा था एक दूसरे को। एक हफ्ते के बाद शादी का सुनकर साथ की तरह अलीज़े की भी नींदें उड़ गई थी। अलीज़े वो सात भाई कह रहे थे, अलीज़े को देखने का दिल कर रहा है, तो मैंने रात को छत पर भाई से तुम्हारी मीटिंग सेट कर दी है, तुम जाओगी ना मिलने भाई से। अनीक ने तो अलीज़े की जान ही निकाल दी। अनीक अलीज़े को अपने रूम में ले आया था और अब साथ का नाम लेकर तंग कर रहा था। मैं नहीं जाऊंगी, मम्मा ने मना किया है इनसे मिलने से। अलीज़े ने हिगलाते हुए लफ्ज़ अदा किए थे। साथ के सामने जाने का सुनकर भी अलीज़े की जान खुश्क हो गई थी। अलीज़े का जवाब सुनकर और हालत देखकर अनीक से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गई, लेकिन फिर इसी ने अपनी हंसी का गोला घूंटने हुए अलीज़े को तंग करना जारी रखा। अच्छा, अगर मम्मा मना ना करती तो तुम चली जाती भाई से मिलने। नहीं, मैं नहीं जाती। अलीज़े की शक्ल रोने वाली हो गई थी। गुड़िया, तुम नहीं गई ना, भाई को गुस्सा आ जाएगा, इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अनीक ने आंखें बड़ी करके कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इनसे मिलने। अलीज़े ने रोते रोते जवाब दिया, ये क्या हो रहा है गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? ज़यान जो भी कमरे में दाखिल हुआ था, अपनी प्यारी बहन को रोते देखा तो इसने रोने की वजह पूछी। अनीक बैठा हंस रहा था। ज़यान भाई, मैंने इनसे मिलने नहीं जाऊंगी छत पर। अलीज़े ने ज़यान को रोते हुए कहा, किससे मिलने नहीं जाओगी? ज़यान ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। अनीक अब जोर से हंसा था। तुम कितनी डरपोक हो यार गुड़िया, तुमने कुछ कहा है ना इसको? ज़यान अनीक के सर पर खड़ा इससे पूछ रहा था। यार भाई, मैंने सिर्फ इसे इतना कहा है कि भाई इसे छत पर अकेले मिलना चाहते हैं। आज रात को ये नहीं मिलने गई तो उनको गुस्सा आ जाएगा, बस फिर ये रोने लगी। अनीक ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए पूरी बात ज़यान को बता दी। ज़यान का पारा हाई हो गया। सारे घर वाले मुझे शरारतों का देवता कहते हैं, और तू यहाँ बैठकर मेरी गुड़िया को अपनी शरारतों से रुला रहा है। अब बस तू मुझसे। ज़यान अनीक पर झमटा। अनीक ज़यान का इरादा भांप बेड से उठ खड़ा हुआ। ज़यान दोबारा आगे बढ़ा, इसे मारने। अनीक बेड के दूसरी तरफ भागे। इस तरह वो दोनों पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। पूरा कमरा इन दोनों की आवाज़ से गूंज रहा था। अलीज़े भी अनीक की पिटाई लगते हुए देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। सॉरी भाई, अब नहीं करूँगा यार, मैं मजाक कर रहा था गुड़िया से। अनीक ने ज़यान के वारों से बचते हुए कहा, छोटे, तूने मेरी बहन को रुलाया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ज़यान किसी कीमत पर अनीक को बख्शने को तैयार राजी नहीं था। ये तीनों अपनी मस्ती में मगन थे। एकदम से कमरे का दरवाज़ा खोला। ये क्या धमा चौकड़ी मचाई हुई है तुम लोगों ने? साथ की जोरदार आवाज़ कमरे में गूंजी। साथ अभी ऑफिस से आया था। अनी के कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर अनी के कमरे में आ गया। कमरे में मौजूद तीनों नफूस अपनी इन जगह साकित हो गए थे। साथ की नज़र अलीज़े पर पड़ी। वो ज़रूरत से ज़्यादा सर झुकाए बैठी थी। क्या हो रहा है यहाँ, किस बात का शोर है? साथ की नज़रें अब अनीक और ज़यान पर थी। भाई, अनीक का बच्चा मेरी गुड़िया को तंग कर रहा था तो मैं बस इसकी अकल ठिकाने लगा रहा था। ज़यान ने अनीक को घूरते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो, बस अपने अपने कमरे में जाओ, अब ना सुनो मैं शोर की आवाज़। साथ अपने कमरे में चला गया। ज़यान अनीक ने अलीज़े को देखा, वो अभी भी गर्दन झुकाए बैठी थी। अलीज़े को देखकर दोनों जोर से हंसे। अलीज़े ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। भाई, अब तुम जा सकती हो अपने रूम में, अनीक ने हंसते हंसते कहा। अलीज़े ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ अब कोई मौजूद नहीं था। गुड़िया, इतना घबराती क्यों हो तुम भाई से? भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। ये जो जलादों वाला मुंह लेकर घूम रहे हैं ना, शादी के बाद इस मुंह पर मुस्कुराहट सजी रहेगी, लेकिन इन सब में कुछ टाइम लगेगा, तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा। बस तुम जानती हो शादी किस हालात में हो रही है। इन हालात में भाई और तुम्हें एक दूसरे को इस नए रिश्ते में बंधने में वक्त लगेगा, पर मेरा यकीन करो मेरी गुड़िया, तुम्हारे लिए भाई से अच्छा शरीके हयात तो कोई नहीं हो सकता। वो बचपन से तुम्हारा ख्याल रखते हैं, इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे, बल्कि हमेशा रखेंगे। ज़यान ने प्यार से गुड़िया को समझाया। वो सर झुकाए इसकी सारी बात ज़हन नशीन कर रही थी। हाँ गुड़िया, ज़यान ठीक कह रहा है, भाई तुम्हें बहुत चाहेंगे, देखना तुम्हें बस हिम्मत से काम लेना, उम्मीद का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना है। क्योंकि अनीक रोका और ज़यान की तरफ देखा, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ज़यान अनीक ने यकज़बान होकर ज़ोर से कहा। अलीज़े खिलखिलाकर हंस दी। ज़यान अनीक, नहीं मानोगे तुम दोनों। बाहर से साथ की आवाज़ आई। दोनों ने अपनी ज़बान दांतों के बीच में दबा ली। अलीज़े और ज़ोर से हंस दी। वो दोनों भी हंसने लगे। फिर तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। आज घर में अलीज़े और साथ की मुश्तरका मायों का एहतमाम रखा गया था। कौसर बेगम नहीं चाहती थी कि अलीज़े को कल को एहसास हो कि इसके माँ बाप होते तो इसकी शादी धूमधाम से होती। वो एक माँ की हैसियत से अलीज़े का हर मान पूरा कर रही थी। अलीज़े अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। काश मामा बाबा आप होते, देखते आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी हो रही है, काश आप लोग भी होते, मेरी खुशियाँ अधूरी हैं आप दोनों के बिना। अलीज़े अपने घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। कौसर बेगम कमरे में आई तो इसको रोते देखकर परेशान हो गई। अलीज़े, मेरी बच्ची, क्या हुआ, क्यों रो रही हो मेरी जान, मुझे बताओ। उन्होंने प्यार से इसका अलीज़े का आंसू से तर चेहरा देखकर कौसर बेगम तड़प उठी और इसको अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कौसर बेगम ने दोबारा सवाल दोहराया। मम्मा बाबा की याद आ रही है, काश वो भी होते, मेरी खुशियाँ अधूरी हैं इनके बिना मम्मा। अलीज़े के माँ बाप की वफ़ात के बाद अलीज़े कौसर बेगम के कहने पर इनको मम्मा बोलती थी। मुझे बहुत याद आती है, इन्हीं कैसे गुजारूंगी मैं इनके बिना पूरी ज़िंदगी। अलीज़े रो रो कर कौसर बेगम से अपना दिल हल्का कर रही थी। मेरी बच्ची,
ऐसे नहीं रोते, तुम अकेली नहीं हो, हम सब है ना, ज़यान, अनीक, और साथ से तो तुम्हारा इतना खूबसूरत रिश्ता जुड़ने वाला है। दुनिया में माँ बाप के रिश्ते के बाद अगर कोई खूबसूरत रिश्ता है तो मियाँ बीवी का है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तुम देखना एक दिन साथ को तुमसे इश्क हो जाएगा। आखिरी बात कौसर बेगम ने शरारत से कही। मम्मा भाई ये कैसी बातें कर रही हैं? अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। ये माँ बेटी की बातें ख़त्म नहीं हुई। ज़यान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। नहीं नहीं भाई, मैं तो गुड़िया को तैयार करने आई थी। कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़ा के सर पर हाथ फेरा। तो मम्मा तैयार कर दे, दूल्हे मियाँ कब से तैयार हैं, अपनी नन्ही से दुल्हन की राह देख रहे हैं। ज़यान ने अलीज़ा को छेड़ा। अलीज़ा तो शर्म से लाल हो चुकी थी और शर्म से सर क्या गर्दन ही झुका ली थी पूरी। चल शरारती, मेरी बच्ची को तंग नहीं कर, तुम जाओ, मैं तैयार करके लाती हूँ अपनी बेटी को। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मम्मा, हम भाई को मायूं बिठा रहे हैं तब तक। ठीक है बेटा, जाओ। कौसर बेगम अलीज़ा को तैयार करने लग गई। वहाँ मेरे शहजादे कितने प्यारे लग रहे हैं। वो छोटे एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर ले, आज तो सारी लड़कियां घायल हो जाएंगी। ज़यान ने अनीक को शरारती सी हदायत की। ज़यान, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। साद ने ज़यान को घूरते हुए कहा। नहीं, मैं तो बिल्कुल बाज नहीं आने वाला। अभी गुड़िया को तंग करके आया हूँ, अब आपको करूँगा। ज़यान ने हंसते हुए कहा। इसको तो बख्श दिया करो तुम लोग, कम से कम अपने अपने कामों से तो तुम लोग छुट्टी ले चुके हो। सारा दिन या तो इसको तंग करते रहते हो या तो मुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को। साद ने दोनों को डांटा, लेकिन दोनों ही को कोई असर नहीं हुआ। दोनों ढीठ बने अपने दांतों की नुमाइश करते रहे। हो ही ढीठ सदा के दोनों। साद ने चिढ़ते हुए कहा। तैयार हो गए साद बेटा तुम? कौसर बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। जी मम्मा, साद ने संजीदगी से जवाब दिया। मेरा बच्चा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। कौसर बेगम ने प्यार से साद का माथा चूमा। मम्मा, हम अच्छे नहीं लग रहे, अनीक ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम तो बंदर लग रहे हो, मैं तो शहजादा लग रहा हूँ। क्यों मम्मा? ज़यान ने अनीक को छेड़ा और कौसर बेगम के प्यार से गले लग गया। मम्मा, मैं बंदर लग रहा हूँ? अनीक ने मासूम सा मुंह बनाया और कौसर बेगम के सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, मेरे तीनों बेटे शहजादे लग रहे हैं। ज़यान तो कौसर बेगम के गले का हार बना हुआ था। उन्होंने प्यार से अपने दोनों बेटों के चेहरे पर हाथ फेरे। तुम दोनों कब बड़े होगे? साद ने दोनों को बारी बारी देखा। जब हम चाचू बन जाएंगे। ज़यान अनीक ने एक साथ कहा और जोर जोर से हंसने लगे। साद तो हैरान रह गए इन दोनों की बात सुनकर, जबकि कौसर बेगम अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तुम दोनों को तो मैं। साद इन दोनों को मारने आगे ही बढ़ा था कि कौसर बेगम ने बीच में आकर रोक लिया। इन दोनों की खबर बाद में लेना, पहले मायों की रस्म पूरी करो। ओके मम्मा। साद खामोशी से पीछे हो गया। ज़यान अनीक की शफकत भरे साय में सहज सहज के आती अपनी गुड़िया को देखकर साद के औसान खता हो रहे थे। वो सजी संवरी अली से पहली बार देख रहा था। ज़यान अपनी गुड़िया को सबसे मुनफरिद मायों की दुल्हन बनाना चाहता था, इसलिए इसने मायों का जोड़ा जर्द रंग के बजाय जामनी रंग का लिया था। बनारसी की जामनी रंग के घुटनों से ज़रा ऊपर आती कमीज़ और इसके साथ खूबसूरत सा ज़मीन को छूने वाला गरारा, सर पर जर्द रंग का दुपट्टा और इसके चारों अतराफ पर जामनी रंग के सितारों से कढ़ाई हुई थी। अलीज़े के चांद से मुखड़े पर चंबेली के फूलों का गहना सजाया गया था। अलीज़े बेहद हसीन लग रही थी। ज़यान के इसरार पर साद ने भी जामनी रंग का कुर्ता पहना था। कुर्ते के गले पर हल्की फुल्की कढ़ाई हुई थी। कुर्ते के साथ सफ़ेद रंग की शलवार और गले में जर्द रंग की चंदरी डाली थी। साद को देखकर कितनी ही लड़कियां अलीज़े की किस्मत पर अश कर रही थीं। ज़यान अनीक ने सब्ज रंग के कुर्ते पहने थे, इसके साथ सफ़ेद शलवार और गले में जर्द रंग की चंदरी डाली थी। वो दोनों भी लड़कियों पर अपने हुस्न व वजाहत का जादू चलाने में कामयाब हो गए थे। वाह मेरी गुड़िया, मेरे भाई तो तुम्हें देखकर पलक झपकना ही भूल गए हैं। अनीक ने अलीज़े के कान में सरगोशी की। अलीज़े ने सामने स्टेज पर बैठे साद को देखा, जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बिना पलक झपकाए सजी संवरी अलीज़े को देखकर अपनी एक हफ्ते की प्यास बुझा रहा था। अलीज़े ने वहीं अपने कदम रोक लिए। क्या हुआ गुड़िया, चलो। ज़यान ने प्यार से कहा। मुझे घर जाना है। अलीज़े ने घबराते हुए कहा। मेरी गुड़िया, मायों की रस्म में दुल्हन की जगह भाई के साथ मैं बैठूंगा क्या? ज़यान ने अलीज़े को शरारत से कहा। साद अलीज़े की घबराहट समझकर अपने नज़रों का जाविया बदल चुका। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।